करते हैं अपना सेकंड लेक्चर केमिकल इक्विलिब्रियम का। सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे हमें किसी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि कोई ए से बी की तरफ जा रहा है, जहाँ पे ए जो वो है रिएक्टेंट है और बी क्या है हमारे लिए यहाँ पे प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कि अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो स्टार्टिंग में वहां पर ओनली एक रिएक्टेंट ही प्रेजेंट होता है, स्टार्टिंग में कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता। तो स्टार्टिंग में एट स्टार्टिंग मतलब जहाँ पे टी इज इक्वल टू जहाँ क्या हो जाएगा जीरो, टी की वैल्यू जीरो है तो टी इक्वल टू जीरो होगा तो ओनली ए इज प्रेजेंट। ओनली वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ओनली ए वहाँ पे प्रेजेंट होगा, बी प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग में ओनली क्या होगा, और स्टार्टिंग में ओनली रिएक्टेंट ही होगा, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट नहीं होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे ओनली ए इज प्रेजेंट, लेकिन आफ्टर एट टाइम टी इक्वल टू टी ए की जो कंसंट्रेशन है वो मान लेता हूँ कि कुछ ए हो जाती है। तो ये तुम्हें लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि ये ब्रैकेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ब्रैकेट ऑफ ए हो गया। ठीक है, अब क्या होगा अगर मैं बात करूं कि अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो रिएक्टेंट है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट होगा, अब रेट अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे दो टाइप की रेट दिखेगी। पहली रेट दिखेगी मुझे ए से बी जाने की और दूसरी रेट दिखेगी मुझे बी से वापस ए में आने की। बी से वापस ए में आने की रेट की क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें बी से ए भी आ सकते हैं और ए से बी भी जा सकता है। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे दो टाइप की रेट को डिफाइन करना पड़ेगा, एक होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड, एक होगा रेट ऑफ बैकवर्ड। तो मैं यहाँ पे सबसे रेट ऑफ फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा ए की कंसंट्रेशन के, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर कि जो भी रेट होता है वो उसके एक्टिव मास के रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, ए, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आर एफ क्या हो जाएगा, के एफ इंटू ए। यहाँ के एफ क्या है, के एफ है यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट, यहाँ है रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है तो रेट ऑफ क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा। अब कुछ सोचो कि बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब ये वाली चीज है और इस वाली चीज में रिएक्टेंट की तरह कौन बिहेव करेगा, ये चीज बी रिएक्टेंट की तरह बिहेव करेगा। जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा वो किसकी तरफ, वो क्या होगा, होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ पे बात करते हैं तो आर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के बी इंटू बी, और ये के बी क्या हो जाएगा, के बी हो जाएगा रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब खुद सोचो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या प्रेजेंट था, ओनली ए। धीरे धीरे क्या होगा कि ए बी में कन्वर्ट होगा तो ए की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ए की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज। अगर ए की कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि विद टाइम ए की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी। अब ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में, तो बी धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज। तो इट विद टाइम ए डिक्रीज होगा एंड बी क्या होगा, बी इंक्रीज हो जाएगा। अगर ए डिक्रीज होगा बी इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होगी एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो धीरे धीरे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज। तो कुछ आफ्टर सम टाइम एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी, जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी, इक्वल। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्टिंग में काफी ज्यादा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्टिंग में जीरो है। अब एक तरफ से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
क्या हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्डेशन डिक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ बैकवर्डेशन इंक्रीज हो रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों का रेट क्या हो जाएगा, इक्वल, मतलब आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी। इसी पॉइंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो मैं यहाँ से पता लगी है कि आर एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आर बी। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आज से तुम्हें चीज़ें याद रखनी है कि अगर कोई बोलता है कि इक्विलिब्रियम कब आएगा, इक्विलिब्रियम तब आएगा जब आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो आर एफ की वैल्यू क्या है, आर एफ की वैल्यू हमारे पास के एफ इंटू ए। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ के एफ इंटू ए इज इक्वल टू आर बी की वैल्यू क्या है, के बी इंटू बी। तो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं के बी इंटू बी। अब देखते हैं के एफ बाई के बी, मैं इन दोनों का रेशियो निकाल रहा हूँ। तो ये रेशियो कितना निकल के आएगा, ये रेशियो निकल के आएगा बी बाई ए। मैंने ये के एफ भी एक कांस्टेंट है, के बी भी एक कांस्टेंट है, तो इन दोनों के रेशियो को कांस्टेंट को मैं क्या नाम दे रहा हूँ यहाँ पे के। तो इन दोनों के रेशियो को के नाम दे रहा हूँ। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन यहाँ पे निकल के आ रही है। अब इस इक्वेशन का हम कोई यूज़ करेंगे, लेकिन पहले तुम्हें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ए से बी में ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। ए से बी भी जा सकता है, बी से ए भी आ सकता है। एक रेट ऑफ फॉरवर्ड है, एक रेट ऑफ बैकवर्ड। स्टार्टिंग में टी इक्वल टू जीरो में ओनली ए प्रेजेंट होगा, बी प्रेजेंट नहीं होगा। तो टी इक्वल टू टी टाइम पे कुछ ए डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होकर मैं सपोज कर रहा हूँ कि वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास फ्रैक्शन क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके रिएक्टेंट के एक्टिव मास के। तो इसके लिए फॉरवर्ड होने के लिए ये रिएक्टेंट है, बैकवर्ड होने के लिए ये रिएक्टेंट है। रेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए प्रोपोर्शनल टू ए, रेट ऑफ बैकवर्ड के लिए प्रोपोर्शनल टू बी। आर एफ के लिए हमने ये चीज़ लिख दी, आर बी के लिए ये चीज़ लिख दी। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा ए की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी, बी की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगी। इसका मतलब आर एफ हमारा धीरे धीरे कम होगा, आर बी धीरे धीरे हमारा बढ़ेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी। उस स्टेट को क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। मतलब के एफ इंटू ए इक्वल्स टू के बी बाई बी। तो के एफ बाई के बी क्या हो जाएगा, बी बाई ए। और इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वल टू के। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, हमारे पास निकल के आ रहा था के इक्वल टू बी बाई ए। ठीक है, तो के इक्वल टू बी बाई ए निकल के आ रहा था। तो यहाँ पे तीन केस बनते हैं। केस फर्स्ट की बात करते हैं, केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट क्या बोल रहा है, केस फर्स्ट बोल रहा है कि के ग्रेटर देन वन हो सकता है। अगर के ग्रेटर देन वन हो सकता है तो के है क्या, के है हमारे पास बी बाई के इक्वल टू क्या है, बी बाई ये क्या होगा, ग्रेटर देन वन। मतलब के क्या होता है, के इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है। मतलब बी की जो वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम पे वो ग्रेटर देन होगी किससे, इक्विलिब्रियम से। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्म में तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ ग्राफ है। इस ग्राफ में मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि एक तरफ मैंने लिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, एक तरफ मैंने लिया हुआ है टाइम बोल सकते हो या प्रोग्रेस बोल सकते हो रिएक्शन की। ठीक है, अब खुद सोचो स्टार्टिंग में ओनली क्या प्रेजेंट था, मतलब ये प्रोग्रेस है, मतलब ये टाइम है एक तरीके से। ठीक है, ये चीज समझ सकते हो। खुद सोचो स्टार्टिंग में ओनली क्या प्रेजेंट था। तो खुद सोचोगे तो स्टार्टिंग में ओनली ए प्रेजेंट था। तो ए कुछ यहाँ पर है, मैं मान लेता हूँ कि ए ने यहाँ पर, उसको मैंने ए नोट पुट कर दिया। और बी कितना था कि बी कुछ भी नहीं था, तो बी को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और बी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अब ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, बढ़िया है, और बी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। लेकिन इक्विलिब्रियम पे कौन ज़्यादा होगा, बी इक्विलिब्रियम ज़्यादा होगा। तो अगर बी ज़्यादा होगा तो हमारे पास धीरे धीरे बी क्या होता जाएगा, बी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इस तरीके से वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, ए डिक्रीज होता जाएगा और ये हमारे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये ऐसे डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये ए नोट इस तरीके से कम होता जाएगा। तो ये हमारे पास ये जो इक्वेशन आएगी ये इक्विलिब्रियम के लिए आएगी, ये इक्वेशन आएगी मेरे पास इक्विलिब्रियम के लिए। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम नहीं बोलते हैं। इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम नहीं बोलते हैं। इस पॉइंट का सिंपल सा इतना मीनिंग है कि यहाँ पे ए की कॉन्सेंट्रेशन बी के इक्वल है, बस। इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पॉइंट के बाद इनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगी।
इस पॉइंट के बाद इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट, और अगर वहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है मतलब फिक्स्ड कंपोजिशन हो गया, अब कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, तो इस पॉइंट को ही क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे, इस पॉइंट पे बस ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि ये एक टाइम के बाद ऐसा भी होगा जहाँ पे ए की कॉन्सेंट्रेशन बी की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि वहीं पे इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम थोड़ा सा आगे शिफ्ट होगा। इसके बाद देखते हैं केस 2 की तरफ कि अगर के की वैल्यू 1 हो जाती है सपोज, तो के की वैल्यू 1 हो जाती है तो के क्या होगा, बी इक्विलिब्रियम बाय ए इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्वल टू 1 है इसका मतलब क्या है कि बी इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू ए इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इसको अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो ग्राफिकल फॉर्म में हमें कैसा देखने को मिलेगा, ये ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में अगर यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रेस है रिएक्शन का, ठीक है, ये हमारे पास प्रोग्रेस है, या इसको टाइम भी बोल सकते हो तुम लोग, टाइम भी बोल सकते हो। अब धीरे धीरे क्या होगा, स्टार्टिंग में हमारे पास सिमिलरली ए नोट प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास सिमिलरली बी नोट प्रेजेंट है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ए नोट डिक्रीज होगा और बी नोट धीरे धीरे बढ़ेगा, और कब तक बढ़ेगा, जब तक कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाए। और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होने का क्या मतलब है कि ए धीरे धीरे हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, ये कुछ ऐसे होगा, और बी धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब ये कुछ ऐसे होगा। तो ये पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए इक्विलिब्रियम इक्वल टू बी इक्विलिब्रियम, मतलब ये वाली जो इक्वेशन होगी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू बी इक्विलिब्रियम, मतलब ये जो स्टेट आएगी वही क्या आएगी, वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम हम अचीव कर लेंगे। इस पॉइंट के बाद यहाँ तक इक्विलिब्रियम चलता रहेगा, ठीक है। केस 3 की बात करते हैं। केस 3 के अंदर क्या है, केस थर्ड के अंदर है कि k की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। k लेस देन 1 है मतलब b इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय a इक्विलिब्रियम इज लेस देन 1, मतलब a इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, b इक्विलिब्रियम। ये चीज समझ में आ रही है। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके। हमारे पास ये कुछ ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस प्रोग्रेस के बीच में, ये कुछ ग्राफ निकल के आएगा। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ओनली ए नोट, बी नोट की वैल्यू क्या है 0। स्टार्टिंग में बी नोट का कोई भी कंसंट्रेशन नहीं है, तो बी नोट को सबसे नीचे, स्टार्टिंग में ए नोट प्रेजेंट है तो वो सबसे ऊपर। धीरे धीरे ए नोट डिक्रीज होगा और बी नोट धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। अब खुद सोचो कि ए नोट अगर धीरे धीरे डिक्रीज होगा तो ए नोट लास्ट में ए इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, ज़्यादा। अगर ए इक्विलिब्रियम भी ज़्यादा होना चाहिए तो क्या ये ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे, ये ग्राफ एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम के अंदर यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास ए इक्विलिब्रियम, ये होगा हमारे पास क्या होगा, बी इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ए इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन क्या होगा, बी इक्विलिब्रियम, जो हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ ग्राफिकली भी तुम्हें क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से के से हम ग्राफ से समझ सकते हैं कि के किस तरीके से वेरिएशन करेगा। तो ये के ग्रेटर देन 1 के लिए है, ये के इक्वल टू 1 के लिए, और ये केस थर्ड के लेस देन 1 के लिए। तो अब इसके बाद देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के। तो फर्स्ट बात अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की करें तो हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम तब आएगा जब आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इक्विलिब्रियम के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के बराबर होना पड़ेगा। अब इक्विलिब्रियम जो होता है उसको हम जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाए तभी अचीव कर सकते हैं। प्रोडक्ट से अगर कोई चीज़ रिएक्टेंट की तरफ भी आ रही है तभी भी हम अचीव कर सकते हैं। बस वहाँ पे क्या होगा, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में। बात चीज़ सेम क्या होने वाली है कि जब दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा तभी क्या होगा, एक केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम हमारा अचीव होगा। थर्ड चीज़ की बात करते हैं कि जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, या जब भी हम केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं किसी रिएक्शन के अंदर, तो स्टार्टिंग में जो अचीव करने की जो टेंडेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। स्टार्टिंग में जो
रिएक्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स वो काफ़ी फास्ट रिएक्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन इक्विलिब्रियम के पास पहुंचने लगती है वैसे वैसे क्या होता है कि जो रिएक्शन का जो रेट है वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है। तो जो रिएक्शन का रेट है वो स्टार्टिंग में काफ़ी फास्ट होता है और धीरे धीरे जब वो इक्विलिब्रियम के पास पहुंचता है तो वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। तो ये पॉइंट भी तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लास्ट लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का जिसके अंदर हमने पढ़ा था डेल्टा जी के बारे में। तो इक्विलिब्रियम के अंदर कंडीशन क्या होती है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कंडीशन क्या होती है, वहाँ पे होता है डेल्टा जी इक्वल टू जीरो। डेल्टा जी इक्वल टू जीरो मतलब चेंज इन फ्री एनर्जी या चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। तो ये कब आएगा, ये इक्विलिब्रियम पे याद है। तो ये चीज़ भी हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। थोड़ा और आगे बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकती है। तो इट इज अफेक्टेड बाय प्रेशर, प्रेशर से अफेक्ट कर सकते हैं इसको, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों से हम केमिकल इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकते हैं। अफेक्ट करने का मतलब क्या है कि अगर मैंने प्रेशर चेंज किया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर मैंने टेम्परेचर चेंज किया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो किस तरीके से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, क्या वेरिएशन आता है, प्रेशर चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम आगे बात करने वाले हैं। मेन चीज़ है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे इक्विलिब्रियम पे फ़र्क पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो इनके बारे में हम आगे भी बात करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैटलिस्ट के बारे में। अब सोच रहे होंगे सर कैटलिस्ट से, कैटलिस्ट तुम लोगों को पता होगा, कैटलिस्ट जनरली हम रिएक्शंस के अंदर यूज़ करते हैं और कैटलिस्ट का काम बस क्या होता है कि या तो रिएक्शन को रेट को फास्ट कर देना या रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर देना, ठीक है। दो टाइप का होता है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव का काम है रिएक्शन रेट को बढ़ा दो, नेगेटिव का काम है रिएक्शन रेट को क्या कर दो, कम कर दो। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कैटलिस्ट क्या करता है कि जो टाइम लग रहा है इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में, उस टाइम को कम या ज़्यादा कर देता है। ये समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ। एक कैटलिस्ट बस करता क्या है कि जो टाइम लग रहा है अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, मतलब जो इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए सपोज पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला और पहले इक्विलिब्रियम को पहुंचने में हमें 10 मिनट लग रहे, तो अब वो इक्विलिब्रियम हम 5 मिनट में भी अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग पॉजिटिव कैटलिस्ट। और अगर नेगेटिव डाला तो वो 10 मिनट को हम 20 मिनट में भी कर सकते हैं, तो वो स्लो प्रोसेस हो जाएगी। तो कैटलिस्ट का काम कुछ नहीं है, बस कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, वो इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता। मतलब इक्विलिब्रियम जब आएगा तब आएगा, लेकिन हो सकता है जल्दी आ जाए, हो सकता है लेट आए, बाय यूजिंग और डिपेंड अपॉन दी कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो मैं तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जनरली थ्योरेटिकल पार्ट है तो तुम लोगों को चीज़ें समझ में आएगी। अदरवाइज ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने नोट्स के अंदर भी लिखे हुए हैं, नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, तो तुम वहाँ से ये चीज़ें नोट भी आराम से कर सकते हो और तुम्हें चीज़ें। तो आगे चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ने के लिए हमें पहले जनरल इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं। जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, जिस जनरल इक्वेशन हो सकती है हमारी ए गैस प्लस बीबी गैस से कन्वर्ट हो रहा है सीसी गैस प्लस डीटी गैस, ठीक है। ये हमारा रिएक्टेंट वाला पार्ट है पूरा का पूरा, ये रिएक्टेंट है हमारा, और ये वाला पार्ट हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट से हमारा ये हमारे रिएक्टेंट्स। आगे चलते हैं, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि जो रेट होता है वो रेट प्रोपोर्शनल टू होता है एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। तो अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट लिखूँ, फॉरवर्ड मतलब आरएफ स्टार्टिंग वाला है और आरपी पीछे वाली बैकवर्ड रिएक्शन, तो आरएफ किसके प्रोपोर्शनल होगा, आरएफ प्रोपोर्शनल होगा उसके रिएक्टेंट के, एक्टिव मास के। रिएक्टेंट कौन है, ये है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है, ये है। इसमें कौन कौन है, ए और बी है, तो ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी, ये चीज़ होगी। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी उसके ऊपर क्या होगा, उसकी पावर में जाएगा, तो आर एफ यहाँ से हो जाएगा, आर एफ इक्वल हो जाएगा के एफ इंटू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में लिखूँ तो आर बी हो जाएगा, आर बी हो जाएगा मेरे पास बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है, मतलब सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी। तो यहाँ पे अगर मैं आर बी के बारे में लिखूँ तो आर बी हो जाएगा के बी इंटू ए टू दी पावर ए बी के बी इंटू
सी टू दी पावर सी इंटू डी टू दी पावर बी। ये तुम्हारा क्या हो गया, के बी हो गया। अब आर बी आ गया तुम्हारे पास, आर एफ आ गया। अब तुम्हें पता है कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। बराबर करके क्या होगा, के एफ ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी इक्वल्स टू के बी सी की पावर सी डी की पावर डी। ये चीज निकल के आई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे के एफ बाई के सी का रेशियो ले रहा हूँ, उसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं कि, लेकिन यहाँ पे हम के को के सी लिखते हैं। के सी क्यों लिख देंगे, के सी का मतलब है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of molar concentration। ये C का मतलब सिंपल क्या है कि हम concentration के फॉर्म में K को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो KF by KB की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। KF by KB होगा C की पावर C इंटू D की पावर D डिवाइडेड बाई A की पावर A इंटू B की पावर B। तो ये जो तुम्हारे पास फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है। तो इक्विलिब्रियम पे जो सी की कॉन्सेंट्रेशन होगी, उसका पावर, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू डी की कॉन्सेंट्रेशन और उसका पावर डिवाइडेड बाय ए की कॉन्सेंट्रेशन उसका पावर, बी की कॉन्सेंट्रेशन उसका पावर। ये सारी इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन हमें लेनी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही हमें, कॉन्सेंट्रेशन को ही हमें यहाँ पे पुट करना है। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पे जो वैल्यू निकल के आएगी वही केसी की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, अगर हम बात करूँ यहाँ पे कि यूनिट क्या होगा केसी का, यूनिट ऑफ केसी की बात करते हैं तो कुछ सोचो, यूनिट का मतलब क्या है कि ये कॉन्सेंट्रेशन, ये भी कॉन्सेंट्रेशन, ये भी कॉन्सेंट्रेशन, ये भी कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कॉन्सेंट्रेशन तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन की पावर डी। तो बोल सकता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर सी प्लस डी, जी समझ में आ रही, डिवाइडेड बाय ये भी कॉन्सेंट्रेशन की पावर है, कॉन्सेंट्रेशन पर ये क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। अब ये क्या लिखा हुआ है, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, मतलब ये चीज लिखी हुई है। अगर तुम देखोगे तो ये चीज लिखा हुआ है डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी होता क्या है, डेल्टा एन जी होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मोल्स, गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स। तो प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स कितने हैं, सी प्लस डी, रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स कितने हैं, ए प्लस बी। तो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा डेल्टा एन जी। और कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर टू दी पावर डेल्टा एन जी। तो ये यूनिट हो जाएगी हमारी किसकी, ये यूनिट हो जाएगी हमारी केसी की यूनिट, कि मोल पर लीटर टू दी पावर डेल्टा एन जी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें यूनिट पता होनी चाहिए। डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं ये तुम्हें मैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स करोगे तुम्हारे पास डेल्टा एन जी का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, वो आगे चलते हैं, थोड़ा कुछ देखते हैं कि किस तरीके से किसी इक्वेशन के लिए केसी लिखा जाता है। अब थोड़े से कुछ क्वेश्चंस तो मैं करवा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से कोई केसी लिखा जाता है। जैसे कि मेरे पास एक इक्वेशन है, PCl5 गैस से कन्वर्ट हो रहा है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। और अब मुझे कोई बोलता है कि बताओ केसी कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन के लिए, तो केसी सिंपल क्या होगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के अंदर कौन है, PCl3 Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा। कोई और इक्वेशन देखते हैं N2 गैस प्लस 3H2 गैस से कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 गैस के अंदर। इसका केसी अगर मुझे कोई बोलेगा तो क्या होगा, केसी होगा प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है, NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 इंटू H2 का क्यूब। ये क्या हो जाएगा, इसके लिए केसी हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है, NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 की पावर 1 H2 का क्यूब। आगे देखते हैं कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल हाफ H2 गैस प्लस हाफ I2 गैस कन्वर्ट हो रहा है HI गैस के अंदर। इसका केसी अगर कोई मुझे बोलेगा तो क्या होगा, इसका केसी होगा HI डिवाइडेड बाय H2 की पावर हाफ I2 की पावर भी हाफ। तो ये इसका केसी लिख गया। तो केसी कैसे लिखा जाता है, आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। तो ये कुछ चीज़ें आज जो मैंने तुम लोगों को बताई है, ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैंने तुम लोगों को समझाया है, तो आई थिंक ये चीज़ तुम्हें क्लियर होगी। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रहेगा।
इस लेक्चर के नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ब्लॉग है, उस ब्लॉग के अंदर तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें वहाँ पे प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, तुम वहाँ से चीज़ें लिख सकते हो। और आज के लेक्चर के लिए इतना रहेगा, तब तक के लिए बाय।